मैं भागलपुर में आज आपसे दूसरी बार मुखातिब हो रहा हूँ। इससे पहले जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तब जन स्वराज दल नहीं था, तब ये अभियान के तौर पर ही था। तो दल बनने के बाद ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है। आज हम लोग की यहाँ पर दो जनसभा है। एक पर पीरपैंती में मैंने सभा करी है और अभी मैं वापस जाकर सुल्तानगंज में एक दूसरी सभा करूँगा। दल बनने के बाद एक जो ये प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है कि जहाँ पर पदयात्रा मैं नहीं कर पाया हूँ वहाँ पर जाकर कम से करी जाए। और जैसा कि पहले से घोषित है 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें कि हर दिन मैं एक विधानसभा पूरा तो वहाँ के गांव, पंचायत, प्रखंड सारे जगहों पर जाऊंगा। वो पैदल नहीं जाऊंगा गाड़ी से ही, क्योंकि अब जितना समय बाकी है 5 महीनों में 240 विधानसभा जाना है, तो वो गाड़ी से ही किया जाएगा। लेकिन वो 20 मई से शुरू होगा। अभी मैं जो पहले से पूर्व घोषित प्रोग्राम है कि जिन क्षेत्रों में मैं पदयात्रा पूरी नहीं कर पाया हूँ वहाँ पर अनुमंडल के स्तर पर जाकर पब्लिक से मिलने का जो काम है वो कर रहे हैं। उसी के तहत आज मैं भागलपुर में हूँ, 2 सभा करनी है। कल मैं बांका में रहूँगा। और अब आपके जो सवाल है आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में जाति और राजनीति वोटर जातिवाद का जहां सामना होना, मतलब पिछले 2.5-3 वर्षों से ये सैकड़ों बार सवाल पूछा गया है और उतनी ही बार इस बात का हम लोगों ने जवाब भी दिया है। जो भी पहलू समाज में है, समाज की जो भी सच्चाई है, राजनीति में भी उसका कुछ न कुछ असर होगा। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, तो उस नज़रिए से राजनीति में भी जाति का प्रभाव पड़ना ही है। लेकिन जाति राजनीति की एकमात्र सच्चाई नहीं है। जाति एक सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता, जैसा आप लोग बताते हैं कभी कभी कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है, तो पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बताइए कि बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। तो आप तुरंत कहिएगा कि भैया वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ता है। तो भाई जाति पर तो नहीं पड़ता है ना, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर पड़े या किसी दूसरे चीज़ पर पड़े। उसी तरीके से 18% मुसलमान साथी लालू जी को वोट देते हैं। वो लालू जी के जाति के तो नहीं है। तो आप कहिए वो इसलिए देते हैं कि भाजपा को नहीं दे सकते, उनके डर से देते हैं। लेकिन वो भी जाति पर तो नहीं दे रहे हैं। कुछ समाज के का एक बड़ा वर्ग या एक वर्ग है जो जाति पर वोट देता है, इसलिए जाति की महत्ता है। लेकिन इतना नहीं है कि सब कुछ जाति पर ही होता है। दूसरी बात ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि बिहार अकेले में जाति है। ये बिहार में रहने वाले लोग, यहाँ के नेता, खासकर पत्रकार वगैरह, आप लोगों ने ऐसी भूमिका बना दी है जैसे लग रहा है कि जाति सिर्फ बिहार में ही है। आप मुझे बताइए कि कम्मा रेड्डी कापू आंध्र प्रदेश में हैं या नहीं? वोकालिका लिंगायत कर्नाटक में हैं या उनकी राजनीति में महत्ता है या नहीं है? कुणबी मराठा महाराष्ट्र में जातीय आधार पर जो वहाँ पर राजनीति हो रही है उसमें उनकी भूमिका है कि नहीं है? हर जगह जाति की थोड़ी बहुत भूमिका है। ऐसा आप लोग क्यों बताते हैं जैसे लग रहा है कि खाली बिहार में ही जाति है? और ऐसा करके आप बिहार का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप लोग मतलब पूरे देश में एक छवि बन गई, भाई बिहार इसलिए पिछड़ा है कि सब चीज़ जाति पर होता है। अरे भाई गुजरात में जाति पर नहीं हो रहा है ये बात। जितना जाति की महत्ता बिहार में है उतनी ही जाति की महत्ता आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी है। लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ जाति पर निर्णय नहीं होता है और बिहार में भी जाति पर ही सिर्फ निर्णय नहीं होगा। सर, 20 को पदयात्रा सर चलते चलते अब दल में बदल गई है और लोगों के मन में जानने की इच्छा हो रही है कि अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। तो किसका चेहरा नहीं सामने? कैसे अभी पार्टी में जो लोग 1 करोड़ लोगों ने मिलकर 2 अक्टूबर को दल बनाया। राजनीतिक संगठन के तौर पर सक्रियता और कितना ताकतवर हम लोग का संगठन है इस पर बहस हो सकती है। लेकिन सिर्फ संगठन के विस्तार और उसके स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो बिहार में आज जन स्वराज से बड़ा राजनीतिक संगठन किसी दल का नहीं है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में 550 से ज़्यादा प्रखंड, 150 से ज़्यादा शहरी निकाय, 8,500 पंचायतों में कोई न कोई जन स्वराज के संगठन से जरूर जुड़ा हुआ है।
आप कहीं भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं पर अगर कोई बैठक हो रही है छोटी बड़ी, तो उसमें ज्यादातर संभावना है कि जनसुराज का ही कुछ हो रहा होगा। यहाँ राजद के, जदयू के कितने संगठन की बैठक होती है, तो राजनीतिक संगठन के तौर पर ऑलरेडी जनसुराज यहाँ का सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन है। अब जब चुनाव होगा तो आपको दिखेगा वोट के तौर पर भी, वोट शेयर के तौर पर भी और सीट के तौर पर भी जनसुराज आपको राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर दिखेगा। विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी एकला चलो नीति पे चलेगा कि किसी गठबंधन से गठबंधन करेगा? मुझे लगता है कि कभी कभी सवाल आप लोग पूछते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उस सवाल पर पीछे क्या जवाब दिया गया है। पिछले 1-1.5 साल से सवाल ये है, जैसे अन्य दल गठबंधन करते तो क्या आपकी पार्टी? अरे इतना तो हिंदी हमको समझ में आ रहा है कि आप पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन ये 1.5-2 बरस से पार्टी के फॉर्मेशन से पहले, फॉर्मेशन के दिन, उसके बाद होने वाली सारी प्रेस वार्ताओं में, सारी जनसंवाद में हर जगह कहा है कि किसी भी तरह का कोई गठबंधन किसी हालात में नहीं होगा। 243 मतलब 243, 242 नहीं होगा, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। चर्चा लोजपा आज से गठबंधन। आरके मिश्रा जी को पार्टी तो हर जगह क्यों नहीं ले जा रहे हैं? मीटिंग आपकी पार्टी में है ना आरके मिश्रा जी, हर जगह नहीं ले जा रहे। आरके मिश्रा को लेकर अब भागलपुर में एसपी रहे तो स्वाभाविक है, वो अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति हर जगह तो नहीं जा सकता है। दल में कि कोर कमेटी जो है वो 151 लोगों की है, तो 151 लोग हर जगह तो नहीं जाएंगे। जहां मैं हूं वहां आरके मिश्रा नहीं है, वहां पर मनोज भारती नहीं है, मनोज भारती जी कहीं और हैं, आरके मिश्रा कहीं और है, प्रशांत किशोर कहीं और है, आनंद कहीं और होंगे, अरविंद सिंह कहीं और होंगे, रामबली चंद्रवंशी कहीं और होंगे। दल के सारे लोग एक ही जगह तो नहीं आएंगे हर जगह। ये चर्चा आपके पास पहुंची होगी, हम तक तो कोई चर्चा ऐसी है नहीं। जब हमने कह दिया कि हम लोग 243 सीट लड़ रहे हैं, तो पिछली जहां तक हमको जानकारी है बिहार में तो 243 ही विधानसभा है, तो गठबंधन किस पर हो जाएगा? 243 के आगे कोई सीट होगा तभी तो होगा। 243 तो जनसुराज लड़ रहा है। चुनाव में सर कितना मजबूत देख रहे हैं आप अपने आप को? पूर्व के जो उपचुनाव हुए उसमें पार्टी का परफॉर्मेंस और अभी पार्टी का परफॉर्मेंस, इसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, पूर्व जो उपचुनाव हुए, कई लोगों ने कहा कि इनकी मुट्ठी खुल गई, तो निश्चित तौर पर मैं उनमें से नहीं हूं जो जबरदस्ती का बात करता है। उपचुनाव के जो नतीजे आए वो निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन जब वो मुट्ठी खुली, जिसको लोग कहते हैं मुट्ठी खुल गई, तो मुट्ठी में क्या दिखा कि 11 दिन पुराना दल 10% वोट लेकर बिहार में आया। आप लोग तो खुद पत्रकार अनुभवी लोग हैं। बिहार में भाजपा जैसे दल को पहला 10% वोट लेने में 20 बरस लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया था। कांग्रेस जो सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है उसको 9.6% वोट आया था। जदयू को 15% से कम वोट, और कोई भी दल नहीं है जिसको 10% ज़्यादा वोट आया है। जनसुराज 2 अक्टूबर को बना। 31 अक्टूबर को हम लोग को एक टेम्पररी सिंबल मिला, और ठीक 11 दिन के बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें 10% वोट मिला है जनसुराज को। सिंबल की इतनी महत्ता है कि जो लोग आपको वोट देना भी चाहते हैं, अगर उनको सिंबल पता ही नहीं चलेगा तो वोट देंगे कैसे? और ये मेरा आकलन नहीं है। उसी उपचुनाव के बाद एक और उपचुनाव हुआ दिसंबर में, जिसमें सिंबल पर नहीं प्रत्याशी के नाम पर वोट हुआ एमएलसी का। उसमें जनसुराज को 22% वोट आया है। राजद तीसरे नंबर पर रही है और एनडीए का उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहा है। तो अगर सिंबल के लिए हम लोग को थोड़ा और समय मिलता तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में और बेहतर प्रदर्शन होता। लेकिन जो कुछ भी बात है वो जिम्मेवारी हमारी है। मैंने उसी दिन जब रिजल्ट आया तो कहा, मैंने 2 साल 2.5 साल पदयात्रा करके दल बनाया, और पदयात्रा के दौरान हम लोगों ने दल या दल के संगठन या उसको वोट मांगने की जो प्रक्रिया है उससे नहीं जोड़कर समाज को बताना, समझाना, सिखाने पर ही फोकस रखा है। अब 2 अक्टूबर के बाद से मेरी पूरी ताकत समझ ये रही है कि दल का संगठन बनाया जाए। दल का संगठन मैं समझता हूं कि जून तक आते आते हर पंचायत में आपको फंक्शनल संगठन दिखेगा, जो किसी भी बिहार के किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। तीसरा चरण है चुनाव लड़ने का। कुछ लोगों को लग रहा है कि अब तो कल ही चुनाव है,
अब क्या होगा, अभी भाई 6 महीना बाकी है, और जो भी आप मेरे विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये चुनाव लड़वाते हैं, चुनाव का कैंपेन स्ट्रेटजी करते हैं, तो उसका समय तो अब आ रहा है। आपके यादाश्त के लिए बता दूं कि 2015 में इसी बिहार में जब मैंने कैंपेन किया था, तो मेरा कैंपेन 2 जून 2015 को शुरू हुआ था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से हर घर दस्तक की अनाउंसमेंट के साथ। तो 2 जून अभी आया नहीं है। 4 महीना कैंपेन के लिए बहुत लंबा समय होता है। तो हम लोग पहला प्रयास रहा 2-2.5 साल की पहले बिहार के समाज को जगाया जाए, बताया जाए कि जन स्वराज की सोच परिकल्पना क्या है, लोगों को इकट्ठा करके दल बनाया जाए। जब दल बन गया तो उसको एक संगठनात्मक स्वरूप दिया जा रहा है, और जब अब दल का संगठनात्मक स्वरूप जून तक पूरा हो जाएगा तो आपको जून से बड़े पैमाने पर कैंपेन जो चुनाव के नजरिए से किया जाएगा वो भी दिखेगा, और निश्चित तौर पर उसका असर आपको चुनाव के रिजल्ट में भी दिखेगा। एजेंडा तो आप भी नीतीश कुमार और लालू के खिलाफ ही चला रहे हैं। एजेंडा हम बिहार को बदलने का चला रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं चला रहे, ना किसी दल के खिलाफ चला रहे हैं। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जो ये कहता है कि बिहार बदल नहीं सकता है। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जहां लोग कहते हैं कि लालू के डर से भाजपा को वोट दें और भाजपा के डर से लालू को वोट दें। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जहां लोग कहते हैं कि बिहार में इतना जाति है, इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ पर इतना बाहुबल है कि कोई यहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता है। जन स्वराज का एजेंडा उस सोच के खिलाफ है कि बिहार को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, बिहार को बदला जा सकता है, और बदलने की जिम्मेवारी चाहे आप उठाएं या हम उठाएं, प्रयास आज हो या 10 बरस के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। और हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है, इस मिट्टी का कर्ज है। अगर भगवान ने हम लोग को बुद्धि शक्ति दी है तो हम लोग को निश्चित तौर पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। वक्फ जो भी सेशन पास हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, वक्फ बोर्ड के कानून के मेरिट को अगर हटा दिया जाए, वो अच्छा है खराब है उसको छोड़ दीजिए। हमारा या जन स्वराज का वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध इस बात को लेकर है कि जब देश बना, कुछ जो बेसिक मूल्यों के साथ देश बना, उसका संविधान बना, उनमें अगर कोई आप आमूलचूल परिवर्तन करते हैं तो जो लोग भी ये परिवर्तन कर रहे हैं उनकी ये जवाबदेही है, नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही है कि जो समाज का वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है उसको विश्वास में लेकर वो कानून बनाया जाए। वक्फ का कानून जो बना है, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा वाले उस वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या उस कोई फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए लेकर आए हैं। विशुद्ध तौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का इनका एजेंडा है। इसका प्रमाण ये है कि आप देखिए, पीछे एक कानून आया था CA NRC का, और भाजपा ने और भाजपा के समर्थकों को यह बताया गया कि CA NRC कानून इसलिए देश में जरूरी है क्योंकि यहाँ से मुस्लिम शरणार्थियों को, मुस्लिम आतंकवादियों को हटाना है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हिंदू खतरे में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको लाकर देश में नागरिकता देनी है, इसलिए CA NRC का कानून लाया गया है। अब मैं आपके माध्यम से भाजपा के अपने साथियों से, उनके समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि भाई CA NRC देश में लागू है, बता दो कि पिछले 2 साल में कितने हिंदुओं को तुमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लाकर उनको नागरिकता दी है, या ये बता दो कि कितने मुस्लिम आतंकवादियों को तुमने उस कानून के तहत देश से हटा दिया है। अब वो कानून भूल गए। मेरे भाई, CA NRC इसलिए लाए थे कि बंगाल में 1-1.5 करोड़ वोट पोलराइज करके लिया जा सके। तो इनका एजेंडा है हर साल 1.5 साल में कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा लाओ जिससे समाज में हिंदू मुस्लिम वाली बात चलती रहे। इनका अगर एजेंडा ये होता कि वक्फ में ट्रांसपेरेंसी आए, उसमें जो गलती हुई है उसको सुधार किया जाए। किसी ने मुझे कहा कि वक्फ के कानून से अगर भूमिहीनों को जमीन मिलेगी आपको क्या दिक्कत है। हमने कहा भाई तुम कानून पढ़ के दिखा दो। अगर कानून में ये लिखा हुआ है कि वक्फ की कोई ऐसी जमीन जो गलती से वक्फ के पास है उसको लेकर भूमिहीनों में बांटा जाएगा, कहाँ कानून में लिखा गया है? भाई इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बस खाली हिंदू मुसलमान करना है, जैसे CA NRC पर किया, जैसे ट्रिपल तलाक पर किया, जैसे कॉमन सिविल कोड पे कर रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है। इस भाजपा की सरकार में एक ही दिक्कत है, हम भी मोदी जी के साथ बहुत दिन काम किए हैं, ये गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। अभी कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था
कि आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है कि 500 के काउंटरफिट नोट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए। आपको याद होगा जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो कहा गया कि काउंटरफिट नोट खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब कोई सवाल ना उनसे पूछ रहा है ना वो जवाब देते हैं। आप लोग फिर अब नया चीज लेकर आ गए, अब नया चीज बात करेंगे। पहले कहा भाई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, अब कोई नहीं पूछ रहा है कि 2014 में कहा कि सारे लोगों को घर मिल जाएगा, फिर 22 में आके कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। अब 25 आते आते कह दिया कि हम तीसरे बड़े इकोनॉमी हो जाएंगे। भाई जो पहले कहा था उस पर भी तो जवाब दे दो। कल मोदी जी आ रहे हैं और मैं अच्छा किया कि आपने सवाल उठा दिया। अब मोदी जी से आप लोग को एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि 2015 में सर आप आए थे, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा आपने आरा से बिहार के लिए की थी। 2015 के बाद से लगातार दिल्ली में आप ही की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और भाजपा की सरकार 10 में 7 साल रही है। तो कृपा करके ये बता दीजिए कि क्या आपने 1,25,000 करोड़ भेजा कि नहीं भेजा? अगर भेजा तो इसका मतलब है कि आप ही की राज्य सरकारों ने उसको लूट लिया, या फिर आपने भेजा ही नहीं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो कहीं देख नहीं रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का पैकेज आपको हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं की राज्य सरकार ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को कल उसका जवाब देना चाहिए। सुनिए जरा, आप आ रहे हैं बिहार में मदद करने के लिए, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आप आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए। उसका खर्चा है सैकड़ों करोड़ रुपया। आप लोग देखे होंगे सरकारी आदेश जारी किया गया है, जितने पंचायती राज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं बाकायदा इनको टारगेट दिया गया है 200, 400 बस करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आप और हम दे रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए कुछ करें न करें, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपया हम लोग का लेकर सभा जरूर कर लेंगे और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी खर्चे पर बिहार की गरीब जनता के पैसे से प्रचार कर रहे हो भैया। अरे भाई, भाजपा के अकाउंट में 3-4 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर सभा ही करना है तो भाजपा से बिल भरिए, बिहार की जनता से उसका पैसा काहे वसूल रहे? जरा पूछिए तो यहाँ भागलपुर के डीएम से, सीडीपीओ से कि लोग कितना बस लेकर जा रहा है मधुबनी कल? आप लोगों ने पूछा है? बाकायदा सरकारी आदेश जारी हुआ है, सरकारी आदेश जारी हुआ है। सबको टारगेट फिक्स किया गया है कि कितने लोगों को लेकर बस लेकर पहुंचना है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए, मोदी जी को तो आप नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री हो, मिलेंगे नहीं। कम से कम जो भाजपा का यहाँ लोकल लीडर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तो पूछिए। आरटीआई तो लगाइए कि भाई कितना पैसा बिहार सरकार का खर्च हो रहा है इस पर। नीतीश कुमार जो अभी संवाद करने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने शुरू किया महिला संवाद। उसका खर्चा टेंडर है 250 करोड़ रुपया। बताइए, जाते जाते गरीब बिहार जनता का 250 करोड़ रुपया लेकर महिला संवाद शुरू किए हैं। मतलब किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को 250 करोड़ रुपया दे दिया गया कि गाड़ी और वीडियो चलाओ, और ऐसे व्यक्ति का चलाओ जो व्यक्ति खुद संवाद नहीं कर सकता है। उसका जब फ्लैग ऑफ किए तो उसमें एक शब्द बोले नहीं, क्योंकि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति नहीं है कि भाषण दे पाए। बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, दुखद है। और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जनसुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है। और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला है। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। मुर्शिदाबाद पे चुप्पी क्यों है सर? किसकी चुप्पी? किसकी चुप्पी? मेरी चुप्पी? मेरे भाई, ऐसा है, आपने तो कोई पूछा नहीं सवाल कि हमने जवाब नहीं दिया। और हम बिहार में हैं,
तो केरल में भी कोई घटना हो रही है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भी घटना हो रही है। तो आप क्या कहते हैं कि हम पीरपैंती में आकर मुर्शिदाबाद की चर्चा करें, जूनागढ़ की चर्चा करें, केरल की चर्चा करें कि पीरपैंती की चर्चा करें? आप अगर सवाल पूछेंगे तो प्रशांत किशोर हर सवाल का जवाब दे ही रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद की घटना बिल्कुल गलत है, उसको आप जातीय और धार्मिक उन्माद के कलर मत दीजिए। जो भी वहां पर गलत, देखिए, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है या जो भी किसी भी तरह के हिंसा में शामिल हो रहा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, उसकी भर्त्सना होनी है, उसकी शिकायत, उसकी निंदा होनी है। इसमें कहीं कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। पूरा कहलगांव विधानसभा जो है वो फ्लाई एक्ट से परेशान है। 10 से 15 हजार बच्चे रोज कहलगांव से आसपास के इलाके से स्कूल में आते हैं और सांसद और विधायक वहां के पूरे मौन है और जनता धूल खाक के मर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर डबल इंजन की सरकार पिछले 10 वर्षों से चुप क्यों है? और बच्चे जो आम ग्रामीण है, जो शहरी लोग हैं, वो पूरी तरीके से बेदम हो रहे हैं, इस पर सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है? बच्चे और लोग परेशान हैं, लेकिन आप भी भागलपुर में ही रहते हैं, यहीं के पत्रकार हैं, यहाँ के लोग उसी नेता को बार बार फिर जिताएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनको परेशानी होगी। मैं पूरे बिहार घुमा हूँ और जब लोग ये बताते हैं, पूछते अच्छा विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं, तो कहता है 3 बार से। सांसद महोदय कितना बार से जीत रहे हैं, तो भैया 4 बार से। तो मेरे भाई, अगर आप समस्या से परेशान हैं तो उसी नेता को वोट क्यों दे रहे हैं? 2014 में मोदी जी मोतिहारी में एक भाषण दिए, उस भाषण को लिखने वालों में भी हम लोग रहे होंगे। चीनी मिल के कंपाउंड से मोदी जी ने कहा कि जो ये बंद चीनी मिल है, इस चीनी मिल से बनी हुई चीनी का चाय पीऊंगा तभी बिहार में वोट मांगने आऊँगा। अब 14 के बाद मोदी जी लगातार 11 साल हो गए, कितनी बार आए वोट मांगने? चीनी मिल तो चालू नहीं हुई, उसका 1-1 इंच जमीन बिक गया। जो लोगों ने जमीन को खरीदा, लूटा, वो ज़्यादातर लोग भाजपा के नेता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मोतिहारी से भाजपा का सांसद विधायक उसके बाद से लगातार जीत रहा है। तो अगर आप चीनी मिल के न चलने से परेशान हैं, मोदी जी या किसी नेता ने जो गलत वादा किया उससे परेशान है, तो फिर उसको वोट काहे दे रहे हैं? और अगर वोट दीजिएगा तो वही स्थिति बनी रहेगी। जनसुराज का पूरा प्रयास यही है। हम तो मन से ये बात कहते हैं कि भाई आप 5 किलो अनाज के लिए वोट दे रहे हो तो 4 किलो अनाज मिल रहा है। आप मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे रहे हो तो मंदिर मस्जिद बन रहा है। आप जात के लिए वोट दिए हो तो जाति जनगणना हुआ है। आप लालू जी को आवाज और सम्मान के लिए वोट दिए थे तो गरीब और पिछड़ों को लालू जी के राज में आवाज और सम्मान मिला है। आपने नीतीश को बिजली के लिए वोट दिया है तो बिजली आई है। लोकतंत्र में आप जिस चीज के लिए भी वोट देंगे वो आपको मिलेगा, कम मिले या ज्यादा मिले। लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए, मोदी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, ये बेकार दिमाग लोग लगाते हैं कि हम किसको वोट दें। महत्व इस बात का नहीं है कि वोट किसको देते हैं, महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। जिस बात के लिए वोट देते हैं बिहार में भी वो चीज हो रहा है। बिहार में लोगों को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार की चिंता नहीं है, उसके लिए वोट करना नहीं है। तो अभी देख लीजिए, अभी मुर्शिदाबाद पर सवाल हो रहा है, वोट पड़ेगा कश्मीर के नाम पर, वोट लोग देंगे गुजरात में बुलेट ट्रेन का कहानी सुन के। तो भैया गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा और आप नरकटियागंज और पीरपैंती में धूल फाकिएगा। 2025 में सर कितना मजबूत आप अपने आप को देख रहे हैं? भाई 2025 को लेकर 2-3 प्रेडिक्शन आप सुन लीजिए। हम जो पहले काम करते थे तो मेरी बातों को पत्रकार लोग बहुत गंभीरता से लेते थे। अब चूंकि हम खुद राजनीति में हैं, एक तरीके से स्टेक होल्डर है, तो आप लोग भी कहते हैं भाई ये कैसे होगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा तो नहीं आया। जब आंध्र में कहा कि जगन मोहन रेड्डी बुरी तरह हार जाएंगे तो उनको 11 को सीट आया। बिहार में मैं जो अभी कहूंगा आप कहेगा आप तो जनसुराज के नेता इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोफेशनल समझ है, नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। बिल्कुल गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। दूसरी बात बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे राजद का सपोर्टर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाजपा का सपोर्टर है, नीतीश का सपोर्टर है, 60% से ज्यादा लोग आंकड़े बता रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं। वो लालू नीतीश के इस राज से थक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोग जनसुराज को चाहते हैं।
उस पर विवाद हो सकता है, उस पर अभी जनता को निर्णय लेना है। लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहिएगा कब निर्णय लेंगे, तो डेटा और साइंस ये बताता है कि 25% वोटर, याद रखिए इस बात को, करीब करीब 25% वोटर चुनाव के 3 दिन पहले 72 घंटे में निर्णय लेता है। तो आपके हमारे लिए जरूरी यह है जानना कि बिहार में बहुतायत संख्या में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के वाहक के तौर पर जिस पर भी उनका विश्वास बनेगा, जो भी सबसे ईमानदार और सशक्त विकल्प जनता को दिखेगा, वो जीत कर आएगा। एजेंडे में सबसे मजबूत आधार क्या है जो जनता आपको चुनेगी सर? भाई, हमारे एजेंडे में सबसे मजबूत आधार ये है कि बिहार में जाति, धर्म, नाली गली 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर शिक्षा और रोजगार की राजनीति होनी चाहिए। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन है, उसकी बात होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि पहली बार राजद और जदयू जैसे दल भी पलायन की बात कर रहे हैं। तो जन सुराज की क्या ताकत है, ये तो आपको अभी दिख रही है। बिहार की राजनीति में पहले कभी पलायन पर आपने चर्चा सुनी हो, कभी शिक्षा पर बात सुनी हो तो बता दीजिए। पहली बार लोग शिक्षा और पलायन की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये जन सुराज की ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र में विकल्प होने की ताकत है। जिस दिन लोगों के पास विकल्प मिल जाएगा तो जो दल अभी पहले से बने हैं उनको भी जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक वो मुद्दों की बात इसलिए नहीं करते उनको मालूम है कि काम करे चाहे नहीं, डर के मारे हम ही को वोट देगा। अब जब विकल्प एक मिल गया है तो सबको जवाब देना पड़ेगा। प्रशांत जी, एक सवाल है कि जाति और धर्म के नाम पर जो है जितनी प्रतिशत आबादी रहती है उतना उसका जो है उम्मीदवारी या फिर उसको राजनीति में जो है हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन सबसे अधिक आबादी जो है आज युवाओं की है, 60% से अधिक है। तो राजनीति में उसे जो है उम्मीदवारी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो जन सुराज इस पे जो है आगे कुछ करेगी ये, क्योंकि आप भी जो है युवाओं के कंधे पे जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम किसके कंधे पर आगे बढ़ रहे हैं हमको तो ये नहीं पता है। चलिए, कम से कम आप मान तो रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। हमारे विरोधी तो ये कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे। युवाओं के अब आप बताइए, पहले तो लोग कहा जब हम चलना शुरू किए, अरे बिहार में चलने से क्या होगा, ये कितना दिन चलेंगे। जब चल लिए 2-2.5 साल, दल बन गया, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर दल बना लिया, तो कहता दल बनाने से क्या होगा। जब दल बनाकर आगे बढ़ के संगठन खड़ा कर लिए तो कहते संगठन खड़ा करने से क्या होगा। जब 10% वोट आ गया तो कह रहा है 10% वोट से क्या होगा। मेरे भाई, अगर हम लोग की नियत में, हम लोग के प्रयास में ईमानदारी है तो परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। बात प्रशांत किशोर की नहीं है, बात जन सुराज की नहीं है। बिहार की जनता त्रस्त है, 30-35 साल से उसके सामने विकल्प नहीं है। अब एक विकल्प जो भी अगर सामने आ रहा है तो जनता उसको बहुत करीब से देखेगी, चर्चा करेगी। अब हम लोग की जिम्मेवारी है, अगर हम लोग के चरित्र में, हम लोग के व्यक्तित्व में, हमारे आचार विचार में वो प्रभाव होगा, वो सच्चाई होगी, वो ईमानदारी होगी तो जनता हम लोग को चुनेगी। अगर हम लोगों में कुछ कमी रह जाएगी, जनता नहीं चुनेगी। अब खत्म कीजिए हमारी एक इतनी बड़ी पार्टी है, सृजन घोटाले पर आपने सवाल क्यों नहीं किया? किस पर? कितने लोगों का खाता खुला भागलपुर में? किस पर? सृजन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला। भाई, अब देखिए, हमने तो भागलपुर दंगों की भी बात नहीं की। तो जब हम राजनीति में उस समय थे ही नहीं, सृजन घोटाला जब हुआ या जब उसकी चर्चा हुई, हम तो चारा घोटाला की भी बात नहीं करते हैं। सृजन घोटाला, हम तो वही बात करेंगे ना, हम शराब माफिया की बात करते हैं, हम बालू माफिया की बात कर रहे हैं, हम भूमि सर्वे में राजस्व विभाग के द्वारा जो घर घर से उगाही हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार के शारीरिक और मानसिक हालात की बात कर रहे हैं, हम मोदी के पैकेज और पैकेज के न देने की बात कर रहे हैं। हमारे समय काल खंड में जो विषय होगा उसी की तो बात करेंगे। अब श्री कृष्ण बाबू के टाइम में बिहार का क्या मुद्दा था उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर उस पर रोज टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं। देखिए, मैं जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उन पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। लालू जी के परिवार से भी जो उनके सदस्य राजनीति में नहीं है, मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं हैं, और जब वो राजनीति में आए तब उस समय टीका टिप्पणी की जाएगी। ये तो पत्रकारों का अपना स्पेकुलेशन है कि अब आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो राजनीति में अभी नहीं है। जब आ जाएंगे तो
लोकतंत्र है, सबका स्वागत है, उस समय चर्चा होगी, उस पर बात होगी। अभी एक और एक आईटी प्रशासनिक अफसर लांडे हैं? लांडे